देखते हैं, अब जो भी मैं कोशिश करता हूँ बात को फिर से शुरू करने की। नेपाल की जो मैं अपने वैचारिक आग्रह पहले रख देता हूँ। आइए अनुपम, यहाँ बैठ गया। जब आप जाना चाहिए चले जाइए। ये राउंड टेबल में कोई मंच नहीं है। यहाँ परिचय का दौर हो चुका है और अभी पीछे से ये जो साथी घुसे हैं टोपी पहने, इनका नाम श्याम गंभीर जी है और पिछले 40 साल से ज़्यादा जो है ये समाजवादी आंदोलन में सक्रिय हैं। ट्रेड यूनियन में पहले ज़्यादा समय गया और अब जो है दिल्ली में समाजवादियों को जो अलग अलग मंचों में बिखरे हैं उनसे संवाद कायम करके और उनको एक जगह लाने की कोशिश में श्याम गंभीर जी। अक्सर इनकी पत्नी भी बहुत सक्रिय रहती है, रेणु गंभीर जी, आज पता नहीं अकेले क्यों दिख रहे हैं। अनुपम मिश्रा जी मेरे बड़े भाई हैं और यहाँ जो लोग यहाँ आते रहते हैं उनको अंदाज होगा, यहाँ के सचिव रहे हैं और लेकिन ये उनका देश का जो पहला पर्यावरण कक्ष है वो गांधी शांति प्रतिष्ठान में ही बना था और वो अनुपम जी ने शुरू किया था। अभी जो पानी के बारे में भारतीय समाज की खासकर राजस्थान के अंचल में जो समझ है उसको देश और दुनिया के सामने लाने में अनुपम जी पहले व्यक्ति के तौर पे माने जाते हैं, क्योंकि हमारे जो राज और समाज को चलाने वाले लोग हैं उनका अपने ही समाज से उसके प्रति उदासीनता, हिकारत और गैर जानकारी सब इतना मिलजुल के ऐसा असर होता है कि अपने ही समाज के बारे में हम बहुत नहीं जानते हैं। जैसे कि हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों नेपाल या पाकिस्तान के बारे में कम जानते हैं और अमेरिका में अंग्रेजी साहित्य में क्या बहस है उसकी बारीकी हम लोग बहुत जानते हैं। तो अनुपम जी उन विरले लोगों में से हैं जिन्होंने दिल्ली में ही शायद आपका जन्म हुआ होगा या जन्म आपका मध्य प्रदेश का? हाँ, कहीं जाना भी पड़ सकता है, प्रेस वाले आपका लंबा परिचय दोगे तो अनुपम जी ने दिल्ली की माया नगरी में 4 दशक के बावजूद एक विनम्रता से जिस तरह से अपने समाज को समझा और उसको दुनिया के सामने रखा है, वो आज के संदर्भ में न केवल पानी का जो संकट पैदा हो रहा है बल्कि जब हम यहाँ बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, मार्क्सवाद, समाजवाद और लोकतंत्र, तो उसमें लोग इन शब्दों को अगर छोड़ दिया जाए और उसको आम इन शब्दों के पीछे जो इतिहास है वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष का, उसको एक क्षण के लिए बाजू में रखकर और आम लोगों के सपने के हिसाब से सोचा जाए तो सभी विचारधाराएं और हम सब लोग, खासकर ऐसे लोग जिनकी पहुंच चाहे मतदाता के ही तौर पर और एक मुखर समाज के तबके के तौर पर जिनकी पहुंच राज्य के शासकों तक है, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपने सोच और ज्ञान पद्धतियां जो है उनकी परकीयता और उनका जो परायापन है उससे कैसे मुक्त हों। और वो परायापन सिर्फ पश्चिम से और यूरोप से ही आया नहीं है, वो कई तरह के संस्कारों के कारण हो सकता है। हमारा जातिवादी संस्कार है तो अपने क्षेत्र विशेष के अनुभव से और अपनी जाति विशेष के अनुभव से हम पूरे देश के बारे में उसी तरह से सोच सकते हैं।
हम जाति तोड़ों के पक्षधर होते हुए जिस भूखंड में देश के जाति अलग ढंग से अपने आप को अनफोल्ड करती है, अपने अलग ढंग से उसकी अभिव्यक्ति है समाज की, संगठन और समाज के मैनेजमेंट की, तो वहाँ हम अपने ही हिसाब से एक सामान्यकरण करके, जनरलाइजेशन करके और अपने राजनीतिक अस्त्र भी वैसे ही गढ़ते हैं, अपने राजनीतिक प्रोग्राम भी वैसे ही गढ़ते हैं। तो आज के प्रोग्राम में जो मार्क्सवाद, समाजवाद और लोकतंत्र दक्षिण एशिया में, उसमें मूल चुनौती मुझे यही लगती है कि किस तरह से इन शब्दों को, जो सामान्य लोगों का जीवन है, उसकी जो मुश्किलातें हैं और उनके जो सपने हैं और जो वास्तविकता है, जो हमारी खंड विशेष, हमारे समुदाय विशेष की परिस्थिति या हमारे कुल समाज के सपने तो कई तरह के संस्कारों से बनते हैं, उससे हटके जो एक भौतिक यथार्थ है, जो प्रकृति के नियम हैं, उनके बीच में कैसे एक साम्य हो सके। आगे आ जाए, आगे नहीं, आप आगे आइए। तो उसमें मुझे भारत के संदर्भ में ये लगता है कि जो समाज के अलग अलग, जैसे मुस्लिम समाज का लें, तो मुस्लिम समाज के जो स्थापित नेता हैं, कम से कम आज से 15 बरस पहले, 90 से पहले तो ये निश्चित तौर पे सच था, लेकिन उसके बाद भी 5-7 बरस तक ये असलियत हुई कि आप किसी मुस्लिम अभिजन से बात करें जातीय विषमता के बारे में, तो वो कुरान शरीफ में जो लिखा है आदमी के बीच की बराबरी, उसके बारे में बात करके कि नहीं, मुसलमानों में कोई जातिवाद नहीं होता। तो ये जब मंडल लागू हुआ और तमाम दलित और पिछड़ी जातियों में एक जागृति आई और संगठन बढ़ा, तो उसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम समाज में भी अति पिछड़े और पिछड़े मुसलमानों ने अपने आप को संगठित किया और आज कुछ ही किताबी मुस्लिम समाजशास्त्री या मुस्लिम नेता हैं जो जाति की असलियत को नकार सकते हैं। उसी समाज में उनकी जो विषमता के सवाल हैं वो मुस्लिम नेतृत्व नहीं उठाता। वो पूरे समाज को मुस्लिम पहचान के आधार पे संगठित कैसे हो ताकि जो हिंदू पहचान वाले नेता हैं उनसे सत्ता संघर्ष में एक सौदेबाजी हो सके। तो लोकतंत्र में ये जो अस्मिता को हम कैसे परिभाषित करते हैं, एक छोटे घेरे गांव से शुरू होते हुए अंचल और प्रदेश और देश और मानवता, उस तमाम घेरों का जो आपसी एक सुंदर रिश्ता होना चाहिए, एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे को खूबसूरती देने की जो गांधी जी के एक राय थी, समवर्ती पहचान, उसकी बजाय हम अपनी पहचान को एकांगी, कभी सिर्फ दलित के तौर पे सोचना, कभी सिर्फ हिंदुस्तानी के तौर पे सोचना, उस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्या दिक्कत है उसके बारे में ना सोचना, ये जो पहचानों के बारे में हम लोग समग्र ढंग से नहीं सोचते हैं, इससे पूरी। मंत्री जी आप कब आ रहे हैं? तो उससे पहचानों के बारे में जो हमारी एक समग्रता है कि हम सृष्टि का एक बहुत छोटा हिस्सा है और इंसान आज की शक्ल में तो बहुत हाल की घटना, अगर पूरी सृष्टि के आयु के हिसाब से देखा जाए तो उसमें अगर हम अपनी पहचान को, आइए ओली जी आ गए, उनका स्वागत।
जी का स्वागत करते हैं। और बड़ी जरा सचिव जी को खबर कर दी। तो मैं अब अपनी बात को बहुत लंबा नहीं कहूँगा, उसको 2-4 मिनट में हम लोग बातचीत शुरू कर चुके थे। मैंने सब मित्रों को जानकारी दे दी थी कि आप अपनी वजह से नहीं, होटल में पानी की समस्या से देर हुई है आपको। और अभी मैं जो ये आपसे कह रहा था कि हम अपनी पहचानों में अपने जीवन विशेष, अंचल विशेष या अपनी जिस पहचान को हमें रोज जीना पड़ता है, अगर जैसे मैं मुस्लिम का सवाल उठा रहा था तो उसमें अपर कास्ट मुस्लिम को जो एक यहाँ की दक्षिण एशिया की परंपरा में जाति विभाजन है, उसमें जो नीचे की सीढ़ी का मुसलमान है उसका दुख दर्द और संवेदना के बारे में एहसास नहीं है। लेकिन कुल मुसलमान के बारे में जब अपन सोचते हैं तो उसमें उनके मन में अगर उनसे बात की जाए लोकतंत्र या समाजवाद की, तो उसमें जो बाकी भारतीय समाज या दक्षिण एशियाई समाज है उसके क्या सवाल हैं। जैसे उससे अगर आप ये कहें कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं बड़ी तेजी से और पूरी दक्षिण एशिया में जीवन और रोजगार का संकट हो जाने वाला है, तो उसको लगेगा कि ये कैसी हवाई सी बात कर रहा है, किताबी बात कर रहा है। मेरे को डर लगा रहता है कि मेरा बच्चा शाम को सुरक्षित लौटेगा कि नहीं, इस तरह का असुरक्षा का वातावरण है मेरे क्षेत्र में। या कोई किसान होगा तो वो सोचेगा कि मैं तो अपनी अगली बारिश के बारे में और बारिश के मौसम की जो अनिश्चितता हो गई है उसके बारे में सोच रहा हूँ, और ये जो है हिमालय की बात कर रहा है, हिमालय बचाओ। तो जो समग्रता का एहसास है वो हमारी विचारधाराएं, क्योंकि आज नहीं, आज से 100-150 साल पहले, खासकर ये तीनों जो शब्द हैं मार्क्सवाद, समाजवाद और लोकतंत्र, इनका जो वैचारिक विकास हुआ आज से 100-150 साल पहले हुआ है। और आज अगर उसमें लगातार नयापन नहीं आएगा तो हमारे समाज के अलग अलग जो शोषण के और तकलीफों के घेरे हैं उनके बारे में इन विचारधाराओं में समग्रता से एक उसका प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। तो हम किस तरह से अपने इन आस्थाओं को, जो जिसकी भी जो भी आस्थाएं हैं, मार्क्सवाद, समाजवाद, लोकतंत्र आज का विषय है, लेकिन इनके भीतर का जो तत्व है उसमें कोई स्वदेशी के नाम से, स्वराज के नाम से गांधी जी कहते थे, वो भी हो सकता है, लेकिन मूल बात है उसके अंदर की बात क्या है, उस बात के बारे में और इन लेबल्स के बारे में आपस में कोई रिश्ता है कि नहीं। मार्क्सवाद की बात कहते हुए हमारे समग्र समाज के जो दुख और सपने हैं वो एक साथ, उसकी छवि अगर सामने नहीं आती और उसमें होली जी की सीमा या सीताराम येचुरी की सीमा या कॉमरेड किशन जी जिनके जो नहीं रहे तो उनकी सीमा के बारे में ही अगर छवि आती है तो इसका मतलब है कि हम लोगों को और ज्यादा एक वैचारिक मेहनत करने की जरूरत है कि हम अपने समाज को और अपने समय को जितना आज जानते हैं और जिस भाषा और मुहावरे में कहते हैं उससे बेहतर भाषा और मुहावरे में कैसे कहें ताकि समाज की, चाहे जाति की दृष्टि से, चाहे धर्म की दृष्टि से, चाहे आर्थिक सत्ता की दृष्टि से, जो आखिरी सीढ़ी पे बैठे हुए लोग हैं वो कैसे पूरे चित्र को देखें जब हम समाजवाद की या लोकतंत्र की बात करें। तो इस निगाह से नेपाल और नेपाल के राजनेता सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए दक्षिण एशिया में इसलिए है कि वहाँ की जो विधायक ये संविधान सभा और संसद है वो पूरे नेपाली समाज का प्रतिबिंब है। एक बहुत बड़े
आंतरिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप वो संसद बनी है। उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो दस्तखत करना भी नहीं जानते थे जब सांसद बने, और उसमें महिलाओं का आरक्षण, जनजाति का आरक्षण, दलित का आरक्षण, मतलब मेरे हिसाब से दुनिया की मेरी जानकारी में कोई ऐसी संसद नहीं है जिसमें पूरे समाज का प्रतिनिधित्व हो, और ऐसी संसद वहां संविधान बना रही है। तो दूसरा, वो एकमात्र ऐसी संसद है जिसमें चुनकर 65% लोग ऐसे हैं जो अपनी आस्था मार्क्सवाद में मानते हैं। तो इसलिए नेपाल के मार्क्सिस्ट और ओली जी की पार्टी बहुत पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है, और उसके नाम के आगे विशेषण लगा है यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। तो हमारी ये अपेक्षा है दक्षिण एशिया के तमाम जो भी लोक पक्षी जी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी यूएमएल, तो उस पार्टी जिसके नाम के आगे ये जुड़ा है, हम ये चाहेंगे कि वो ये माले पार्टी को ना संबोधित करे, पर पूरी दक्षिण एशिया में मार्क्सवाद के अगर तत्व में आम लोगों की मुक्ति है, अंतिम लोगों की सर्वहारा की तानाशाही की बात करते हैं, उसको अगर हम अपनी भाषा में कहें कि अंतिम आदमी के सपने का समाज, उसकी जरूरतों को प्रथम रख के समाज गढ़ा जाए, तो इस माने में यूएमएल जो है, एमाले जो है, वो पूरे दक्षिण एशियाई समाज पे कैसे लागू हो सकता है, इसके प्रयोग और इसके जो चिंतन की पहल है वो नेपाल से होगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। वो अपेक्षा कैसे पूरी करने की ओली जी सोचते हैं, उसके बारे में वो बताएंगे। और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ इस ठंड में, वर्किंग डे में। इतने वरिष्ठ लोग, वेद प्रताप वैदिक जी, जो जिनकी बात बागी लोगों से लेके सत्ता में बैठे हुए सब लोग सुनते हैं, तो ऐसे संवादी पत्रकार शिरोमणि वेद प्रताप वैदिक जी, और देश के सब एक छोटे मोहल्ले इंदौर से चलने वाले अखबार को राष्ट्रीय फलक पे सबसे अधिक सर्कुलेशन का अखबार बनाने वाले श्रवण जी हमारे बीच में हैं। पूरी जीवन गांधीवादियों और समाजवादियों और आंदोलन समूहों के बीच में सेतु रहे बाबूलाल शर्मा जी, वेद प्रताप जी याद करा रहे हैं कि इंदौर के जो श्रवण जी हैं वो जेपी के भी सहकर्मी रहे हैं, अनुपम जी भी रहे हैं, श्रवण जी भी रहे हैं, और श्रवण जी और वेद प्रताप जी पड़ोसी भी रहे हैं इंदौर में, ये आप नहीं बता रहे। तो अभी मैं इस, और मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे बीच में न केवल भारत से बल्कि भूटान से संजीव प्रधान जी यहाँ हैं, जिनका भूटान के लोकतंत्र की लड़ाई में भी भागीदारी रही है, और आज के बड़े महत्वपूर्ण सवाल ऊर्जा एनर्जी इश्यूज पे इनकी काफी समझ और व्यवसाय भी इनका उसी क्षेत्र में है। तो मैं अब ओली जी से आग्रह करूंगा, मार्क्सवाद, समाजवाद और लोकतंत्र, इन तीनों को जोड़ के क्या दक्षिण एशिया में कोई नया रूपांतरण का काम शुरू हो सकता है, और कैसे हो सकता है, उसके अंतिम लक्ष्य की बजाय आज से 3-4 कदम क्या होंगे, इस पे अगर वो प्रकाश डालेंगे। और हम लोग ओली जी को चूंकि अपने बीच का मानने लगे, हर बार इनकी कृपा रहती है, जब भी आते हैं अपने किन्हीं भी कामों से तो हमारे लिए भी समय निकालते हैं, तो इसलिए अपने बीच के लोगों को चूंकि धन्यवाद नहीं किया जाता, इसलिए धन्यवाद किए बगैर मैं ये सब मित्रों की ओर से कहना चाहता हूँ कि आप हमारे हैं, और हम सब दक्षिण एशिया में ऐसी एक अलग जगाने के लिए आपके सहकर्मी और आपके पीछे चलना चाहेंगे, जिससे पूरी दुनिया को प्रगतिशीलता और परिवर्तन की संभावना की उम्मीद में
जो आजकल एक सिनिसिज्म आ रहा है वो ना हो, उसके लिए आप नेतृत्व मंडल में रहें और हम लोगों का भी मार्गदर्शन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ओली जी से आग्रह करूंगा कि वह अपनी बात की शुरुआत करें। Ladies and gentlemen, इस अवसर पर मैं सुरेंद्र मोहन जी, जो जाने माने हुए प्रगतिवादी और जुझारू लोकतंत्र और शांति के पक्ष में लड़ने वाले अमृत योद्धा हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पण करूंगा। I have my friends here, Nepalese friends also. Some of my friends are here. Who will feel comfortable to understand Hindi better than in English. So I prefer to speak in Hindi. I'll try. मैं मकसद ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधा मैं अपने बातों पर प्रवेश करूंगा कि इंसान सुख चाहता है। यही इंसान का चाहना का, इच्छा का, आकांक्षा का अंतिम निष्कर्ष है। मगर सुख कैसे प्राप्त होगा, इसी पर कई चिंतकों ने हजारों साल से, और चिंतकों ने ही नहीं, our ancestors have fought a lot of struggles, wars to achieve happiness for the human beings. आदमी एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए सामाजिक प्राणी होने के नाते वो समाज में रहता है। तो समाज का व्यवस्थापन कैसे होगा कि आदमियों के अंदर जो पोटेंशियल है उसको मैक्सिमाइज कैसे हम कर पाएंगे, और हमारे नेचुरल रिसोर्सेस में कैसे जो पोटेंशियल है उसको कैसे हम अधिकतम उसको दोहन कर पाएंगे। मैक्सिमाइज एंड यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्सेस एंड मैक्सिमाइज द नेचुरल रिसोर्सेस एंड मिक्स those human resources, human capacity, human potential and natural potential integrated in one place is better. And if the things are managed well, in my opinion, कि अगर human potential को अधिकतम किया गया, हम human resource development उसी को कहते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स का जो उपयोग करेंगे और उसको एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट करेंगे सोसाइटी में, यही डेवलपमेंट होगा और उसी से लोगों को सुख प्राप्त होगा। ऐसे तो हर जीव
जो सचेत है वो सुख अनुभूत करता है। लिविंग क्रिएचर कैन feel and understand happiness. But human being is a little bit different, more developed. So the necessities of human beings are different to be happy than other animals and other conscious creatures. मानव कुछ ज्यादा ही सचेत है, इसलिए उसको बेसिक नीड्स के फुलफिलमेंट से ही सुख होगा ऐसा नहीं है। हमारे कई सामाजिक प्रबंधों की अंग्रेज इस बात पर जोर देते रहे कि फंडामेंटल नीड्स, बेसिक नीड्स का फुलफिलमेंट से आदमी सुखी हो सकता है, मगर उतना ही उससे ज्यादा ही उसका अनुभूति जो है कॉन्शियस होने के नाते उसमें जैसे कि किसी भी दूसरे जानवर को आदमियों को छोड़कर गाली दे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाना दे आराम से, उसको प्रशंसा करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाना दे खाएगा। आदमी को अगर गाली दे और खाना दे वो नहीं खाएगा, क्योंकि वो कॉन्शियस है, वो समझता है खाना, वस्त्र, आवास वगैरह से ही नहीं हो गया, उसको सम्मान के लिए भी लड़ेगा कि वो बेइज्जती नहीं चाहे। सुरक्षा, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये कुछ सिस्टमेटाइज्ड बेसिक नीड्स है, तो उससे ज्यादा सम्मान भी चाहता है आदमी, इसलिए कि वो सचेत है। यही चीज हम कैसे प्राप्त करेंगे? हमारे पूर्वजों ने, कई थिंकर्स ने इसी पर विचार किया, इसी पर कोशिश किया। इन डिफरेंट प्लेसेस, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रयोग किए गए, कई प्रकार के प्रयोग किए गए। ये सिस्टम, वाद, सिद्धांत, विचार, व्यवस्था, इन सब का अस्तित्व इसी वजह से आया कि कैसे मानव जाति को सुखी किया जा सकता है। इसमें अपमान हो सकता है कि इस नाम पर, मानव जाति के नाम पर समाज को व्यवस्था या सिस्टमेटाइज और मैनेज करने के नाम पर, जनता के नाम पर या ईश्वर के नाम पर कई ठगों ने अपने लिए काम किया होगा, ये दूसरा बात, ये अपमान के रूप में। मगर आम तौर से इसी पर कोशिश किया गया। इन एसेंस मेरे ख्याल से समय गतिशील है और परिवर्तन हो रहा है। हमारी मान्यताएं, हमारी अनुभवें हमें और नई नई चीज, नई नई प्रयोग से निकले हुए निष्कर्ष भी दिख रहे हैं। शिव की आज बाद का ही पक्षधरता, वर्ग का ही पक्षधरता का सवाल नहीं है। मुख्य प्रश्न ये तो आवधिक है। जब until and unless there is disparity and discrimination, ये सब चीज आवश्यक है कि उसको खत्म करें। जब वो खत्म करेंगे तब फिर हमें सुख तो चाहिए, समृद्धि तो चाहिए, सम्मान तो चाहिए,
तो उसको हम किस तरह व्यवस्थापन करें। सवाल है सामाजिक व्यवस्थापन। जहां तक मार्क्सवाद का सवाल है, इसके दो पक्ष हैं, हम सब जानते हैं। एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है। मेरा मानना है कि जहां तक मैंने मार्क्सवाद को समझा है, इसका फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, डायलेक्टिकल एंड हिस्टोरिकल naturalism is must dynamic scientific philosophy. ये किसी आग्रह से हम इसको अपोज कर सकते हैं, मगर आग्रह काम नहीं कर पाएंगे। अंततः फिलोसॉफिकली मार्क्सिज्म विल बी प्रूव्ड करेक्ट because it is scientific. अब इसमें मुझे ज्यादा जाना नहीं है। दूसरा इसका यह है कि सामाजिक व्यवस्थापन का सिद्धांत, इसको हम कह सकते हैं क्रांति का सिद्धांत, क्लास स्ट्रगल का सिद्धांत, या प्रोलेटारियन रिवॉल्यूशन का सिद्धांत, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट का सिद्धांत, या दूसरा ऐसे सिद्धांत कर सकते हैं। इन सब का निष्कर्ष है कि समाज में असमानता और विभेद नहीं होना चाहिए। There shouldn't be any type of discrimination and disparity among human beings. यह है इसका इसमें थोड़ा अवधि के लिए जहाँ डिस्पैरिटी है, तो वो स्टेट का कैरेक्टर बताने के लिए जो मार्क्स ने शब्द का इस्तेमाल किया, स्टेट का एसेंस की वो हथियार लेकर रहता है, जेल लेकर रहता है, अदालत लेकर रहता है, तो उसका कंट्रोल का स्वभाव, वो जिसको संविधान व कानून के द्वारा गलत मानता है, उसको नियंत्रण करने का उसका स्वभाव भी रहता है, फर्ज भी रहता है। इसलिए उसका नियंत्रणकारी भूमिका, इसको बताने के लिए मार्क्स ने कहा था, और खास तौर से इंडिकेटिंग द मिस्टेक्स ऑफ दिस प्रोलेटारियन डिक्टेटरशिप का बात कर रहा है। अब इसके नाम पर मार्क्स को बदनाम किया गया। खास तौर से मार्क्स के क्रिटिक्स ने ज्यादा, मार्क्स के क्रिटिक्स ने जितना आलोचना किया या मार्क्स को असफल साबित करने का कोशिश किया या जगह दिया, उससे ज्यादा मार्क्सवाद के फॉलोअर्स ने, सपोर्टरों ने उनका मत ले लिया इन द नेम ऑफ मार्क्सिज्म। और अगर संक्षिप्त में मैं कहूँ, जब तक कम्युनिस्ट लोग फॉलोअर्स ऑफ मार्क्सिज्म एज मार्क्सिस्ट, वो जब तक अधिनायकत्व का बात नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। अधिनायक कम्युनिस्टों को अपने मन से, दिमाग से हटा देना चाहिए कि डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप इज डिक्टेटरशिप। किसी भी वर्ग के नाम हो, suppression is suppression. We cannot support any type of suppression. We cannot support any type of discrimination. We cannot support any type of disparity. और हाँ, ये रिवेंज टेकिंग कि एक बुर्जुआ वर्ग का शासन था, उसको उलट देंगे तो फिर इनका शासन था, ये हमको दास बना रहे थे, तो
इनके खिलाफ मैं संघर्ष करके मैं फिर इनको दास बनाकर मैं मालिक खुद क्यों नहीं बन जाऊं? इस रिवोल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। वो मालिक थे, मैं दास था, मैं मालिक हो गया, वो दास हो गया, तो क्या? हाँ, फर्क है। ये मालिक थे, दास हो गए, मैं दास था, मालिक हो गया। उनके जीवन में फर्क है, मेरे जीवन में फर्क है, मगर इंटायर लाइफ में एक दास था, एक मालिक था, एक दमित था, एक दमन कर रहा था, बस एक ही बात तो है। एक नाम का शासन था, दूसरा नाम का शासन आ गया, एक नाम का दमन था। तो ये my party doesn't believe in type of democracy. We just believe in democracy. Because हम मार्क्सिस्ट हैं, इसलिए दमन पर विश्वास नहीं करते, अधिनायकत्व पर विश्वास नहीं करते। और मेरा मानना है जब तक अधिनायकत्व पर विश्वास करेंगे तब तक मार्क्सिस्ट होना, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी का बात करना बेकार है। मार्क्सिज्म का बेसिक प्रिंसिपल, मार्क्सिज्म का उसका नाम ही साम्य यानी इक्वालिज्म, बराबरवाद, साम्यवाद, सबको बराबर वाला। इस इज्म को इक्वालिटी का जिसका नाम है, नाम से प्रारंभ होता है कम्युनिज्म, इक्वालिज्म, इक्वालिटी फॉर all human beings by birth are equal. By birth, the doctrine, the theory of by birth supremacy एक पाखंड है और एक्सप्लॉयटेशन गलत है, उसको खत्म करना होगा। डिस्क्रिमिनेशन गलत है, खत्म करना। दमन गलत है, खत्म करना। अभी तक हमने सिस्टम का कई जगह जो असफलता हुआ है, फेलियर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट टाइम्स। मुक्ति का बात हम लोगों ने किया, मुक्ति किया, फ्रीडम नहीं दिया। What is this? Liberty without freedom. फ्यूडलिज्म से मुक्ति, कम्युनिस्ट शासन का नियंत्रण। In the name of people, Communist Party rules the society. In the name of party, Central Committee rules the society. In the name of Central Committee, Politburo rules the society. In the name of Politburo, top leader rules the society. It's another definition. It's another feudal. कई जगह पर ऐसा है कि उत्तराधिकार का सिस्टम शुरू किया गया है इन द नेम ऑफ कम्युनिज्म। कोई क्या करती है? अगर मेरे पार्टी का सवाल होगा, मेरे पार्टी में कोई अपने वंश परंपरा में, अपने खानदान में उत्तराधिकार में कोई बात करने लगे तो उसका तो हम अंदाज भी नहीं कर सकते। मगर जहां सेना है उसके प्रयोग से फिर ये भी चल रहा है इन द नेम ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिस्ट मोरालिटी कोई क्या नहीं है, ये मोरालिटी पैट्रियर्कल टाइप ऑफ सिस्टम है, कम्युनिज्म नहीं। इसलिए जहां तक मार्क्सिज्म का बात है, मार्क्सिस्ट फिलोसफी बहुत ही साइंटिफिक, डायनामिक,
poor people in favor of social justice and equality and dedicated to the happiness of families. तथ्यों पर आधारित है, इसलिए ये इसको चैलेंज ही नहीं हो सकता, इतना साइंटिफिक है, करेक्ट। इसका जो सोशल एस्पेक्ट है मार्क्सिज्म का, कि सोशलिज्म को छोड़कर दूसरा कोई सोशलिज्म से बेटर सिस्टम नहीं है, क्योंकि हाँ अब हो सकता है किसी को व्यक्तिवाद अच्छा लगे, मगर हमें ध्यान रखना चाहिए कि आदमी सोशल क्रिएचर है, एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्रबंध के बगैर सिर्फ साइंटिफिक होने से नहीं होगा। साइंटिफिक हमारी सामाजिक प्रबंध जो हजारों साल गुजर हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने विकास किया है, इसलिए सिर्फ साइंटिफिक होने से नहीं होगा, सिर्फ मॉडर्न होने से नहीं होगा। जो कोई भी समुचित सामाजिक परिवर्तन, रूपांतरण और व्यवस्थापन का जो सिद्धांत है वो साइंटिफिक होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए और सोशल होना चाहिए। साइंटिफिक, मॉडर्न एंड सोशल। आज दुनिया में जितने सिस्टम्स चल रहे हैं, या तो सोशल है हमारे रीति के, हमारे धर्म के मुताबिक, कि एक महिला का दवाई काफी नहीं होगा, 4 महिलाओं का दवाई एक पुरुष का बराबर होगा। ये हमारे सामाजिक मर्यादा का, सामाजिक प्रचलन का, मान्यता का अनुरूप है, सोशल है। क्या हम इसको मान सकते हैं? नहीं मान सकते, इसलिए कि ये साइंटिफिक नहीं है। देयर इज नो साइंटिफिक, नो लॉजिक, एक डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए हम नहीं माने। तो साइंटिफिक भी होना चाहिए, और इन द नेम ऑफ साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही, साइंस के फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो कंसेप्ट है या रूल्स, उससे ही अगर हम समाज को चलाना चाहें तो ये नहीं चलेगा। आज का मॉडर्न सोसाइटी रीतियों में, स्थितियों में, सोशल अनेक प्रबंधों में बदला हुआ है। इसलिए पड़ोसी के घर में अच्छा खाना बना हुआ हो सकता है, आपको भूख लगा हो सकता है, आप जाएंगे, वो खाएंगे तो भी खाना के लिए ठीक है, मेरे लिए भी ठीक है, मगर खाना चाहिए वहाँ की नहीं, मुझे फिर लौट कर मेरे घर में खाना तैयार है, मुझे भूख भी लगा है, मगर मैं वहाँ खाना छोड़कर वापस आ रहा। ये है कि सिर्फ साइंटिफिक होने से नहीं होगा, कि हमारा सोशल प्रबंध जो है उसको भी हमें ख्याल में रखना है। इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल है, स्वतंत्रता होना चाहिए। कम्युनिस्टों ने जैसा कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का डिबेट में कुछ आग्रहपूर्ण बातें चलते रहे। एक कि कैपिटलिज्म पूंजीवादी वर्ग का अभ्युदय जब हुआ, तब सामंती ताकतों से पावर शेयरिंग करने के लिए उन्होंने डेमोक्रेसी का बात को उठाया। वही वर्ग सबसे पहले इकट्ठा हुआ, उसने स्ट्रगल किया, और पॉलिटिकल राइट्स का, पॉलिटिकल फ्रीडम का बात सामने आना बना सकता।
मगर उस नहीं, समाज का उस व्यापक हिस्सा को संबोधन नहीं कर सका, एड्रेस नहीं कर सका। इसलिए गरीबी का बात, अभाव का बात, ये सब कायम रहे। इसलिए सोशलिज्म फिर दूसरा एक मूवमेंट के रूप में आया। गरीब का हित का सामंतवाद ने जो समाज को, हालांकि उस वक्त सिस्टमेटाइज करने के लिए जो व्यवस्थापन करने के लिए वर्ण व्यवस्था वगैरह बनाया था, वो बाद में जाकर असांदर्भिक और असांदर्भिक ही नहीं, अनुचित भी हो गया। और उसी को इस्तेमाल करके सामंतवाद ने शासन किया और पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी ये आज कुछ जोर भी पकड़ रहा है। मतलब मैंने कुछ वाले जेएनयू में जब एक प्रोग्राम था वहाँ मैंने बोला था कि यूरोप के समाज के तथ्यों पर आधारित वहाँ के इंटेलेक्चुअल ने जो निष्कर्ष निकाले, वो निष्कर्ष हम वहाँ गए, अध्ययन किया, उनके निष्कर्ष, उनके समाज पर आधारित अध्ययन के निष्कर्ष वहाँ के अनुसार हमने पढ़ा और वो लेकर हम आए और यहाँ उसी को कॉपी करने की कोशिश की, जो नहीं मिल रहा है। तो हमारा सोसाइटी, हमारा समाज हमें समझना चाहिए कि ये समाज ऐसे तो कोई भी समाज कहीं के अनुभव, किसी एक जगह का, एक समय के अनुभव को दूसरे समय दूसरी जगह पर कॉपी नहीं किया जा सकता। उसको संदर्भ के रूप में समझा जा सकता है और उसको क्रिएटिवली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उसके अनुभवों को लेकर अपने परिस्थिति के मुताबिक किया जा सकता है। जैसे हम यूरोपियन समाज से ले रहे हैं इंक्लूसिवनेस का, खास तौर से मैं नेपाल के बारे में कहूँगा। नेपाल इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। ऐसा ही तो नेचर में एक समान चीज होता ही नहीं। आदमी सब एक समान होते हैं, उनके आंखें, इंसान के आंखें हमको एक समान जैसा लगता है, इंसान का नाक कहते एक समान जैसा गलत। एक समान किसी के भी अरबों लोगों में एक समान आंखें होती नहीं, तो किसी के आंख देखकर कोई फिदा नहीं होता, पहचानता भी शायद नहीं कि वो ऐसा ही होते। क्यों पहचाने जाते हैं? इसलिए फर्क होता है। एक पौधा भी, एक पत्थर भी, कोई भी समान नहीं होता। भिन्नता प्रकृति का ऐसा ही होना है। नेपाल में अभी एक डिबेट चल रहा है माओइस्ट पार्टी और हमारे बीच। माओइस्ट पार्टी बहुलवादी समाज को नहीं मानता, तो हम उनको समझा रहे हैं बहुलता नेचर का नेचुरल कैरेक्टर है, नेचुरल चीज है बहुलता। उसको अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे